आज की इस वीडियो में हम लोग जो एडुटेरिया का स्टैटिक जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 दिया हुआ है उसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। इसके प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने जो प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेके 4 तक दिए हुए थे उनको हम लोगों ने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो आप लोग जाके उसको प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को। तो आइए इसके पहले क्वेश्चन को देखते हैं। इसके पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है, फिरोज शाह मेहता द्वारा किस वर्ष बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की गई थी? तो की गई थी 1885 में। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। अगला देखिए सेकंड नंबर। सेकंड में कह रहा है, मृत घाटी जिसको डेथ वैली कहते हैं ये क्यों प्रसिद्ध है? तो ये अपने अत्यधिक उष्णता के कारण ये प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। अगला देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन में इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें कह रहा है जलोढ़ मृदा के बारे में कौन से कथन सत्य हैं? बताना है कौन सी स्टेटमेंट इसमें सही दिए हुए हैं। आइए देखते हैं। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है जलोढ़ मृदा प्रायद्वीपीय प्रदेश में पूर्वी तट की नदी डेल्टाओं और नदियों की घाटियों में पाई जाती है। तो ये स्टेटमेंट सही दिया हुआ है। दूसरा देखिए, प्रतिवर्ष बाढ़ों के द्वारा निक्षेपित होने वाली लाई गई जलोढ़ मृदा को बांगर कहते हैं। तो उसे बांगर नहीं कहते हैं, उसे खादर कहते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये स्टेटमेंट बेसिकली गलत हो जाएगा। थर्ड नंबर पे हम लोग देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ। थर्ड नंबर में कह रहा है जलोढ़ मृदा में पोटास की मात्रा अधिक पाई जाती है। तो ये भी स्टेटमेंट सही दिया हुआ है। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन हो जाएगा 1 और 3। तो इसमें ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला देखिए 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 4 नंबर में कह रहा है कि सूर्य ग्रहण की स्थिति कब उत्पन्न होती है? मतलब सूर्य ग्रहण कब होता है? तो इसमें होता है जब सूर्य और जो पृथ्वी रहते हैं उनके बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? उस स्थिति को सूर्य ग्रहण कहते हैं। तो इसका ऑप्शन जो सी होगा वो राइट हो जाएगा, जब चंद्रमा रहता है सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है यूरेनियम के भंडार में निम्नलिखित देशों में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो वो है ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सी राइट हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो ये बताना है इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ये देख लेते हैं। तो 10 डिग्री चैनल देखिए वो अंडमान और निकोबार द्वीप के समूह के मध्य स्थित है। तो ये सही है। डोबर जल डमरू मध्य ये इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर के मध्य स्थित है। तो ये भी सही है। अगला देखिए मलक्का जल संधि इसके अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर के मध्य स्थित है। तो ये भी सही है। डेविस जल संधि ये बेफिन की खाड़ी और प्रशांत महासागर, तो ये बेसिकली गलत दिया हुआ है। तो ऑप्शन जो इसमें डी होगा वो राइट हो जाएगा, यही सही सुमेलित नहीं है और बाकी तीनों सुमेलित दिए हुए हैं। अगला देखिए 7 नंबर में क्या कह रहा है। 7 नंबर देख लीजिए। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ऑलिव रिडले एक कछुओं की प्रजाति है। पूछा जा रहा है ये सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाए जाते हैं, किस स्थल पे सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, इसलिए वो प्रसिद्ध है। तो इसलिए पूछा जा रहा है कि ऑलिव रिडले कछुए के स्थल के रूप में कौन सा स्थल प्रचलित है, मतलब सबसे ज़्यादा वहाँ पे ऑलिव रिडले कछुए पाए जाते हैं। तो वो है भितरकनिका। बेसिकली ये स्थित कहाँ पे है? तो ये उड़ीसा में स्थित है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला देखिए 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस वन क्षेत्र को पृथ्वी के फेफड़े के रूप में जाना जाता है? मतलब किसको पृथ्वी का फेफड़े की संज्ञा दी जाती है? तो अमेजन जो वर्षा वन है उनको फेफड़े की संज्ञा दी जाती है। क्यों दी जाती है? क्योंकि वो इतनी ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन पैदा करते हैं कि वो जो पूरे विश्व की औसत जो ऑक्सीजन की उपलब्धता है उससे ज़्यादा वो प्रोवाइड करा देते हैं। इसलिए कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोवाइड कराते हैं, इसलिए इनको पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है। अगला देखिए 9 नंबर जो क्वेश्चन है कह रहा है निम्नलिखित में से कौन ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है? तो वो है CFC गैस, जिसे कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा। आइए 10 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं उसमें क्या दिया हुआ है। तो 10 नंबर क्वेश्चन कहता है पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने प्रतिपादित किया था? उनका नाम बताना है। तो उन्होंने किया था A.G. टाउंसले ने। तो ऑप्शन इसका ए राइट हो जाएगा। अगला देखिए पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ कौन कौन सी उसको देख लीजिए। तो नर्मदा भी है, माही भी है, ताप्ती भी है, महानदी इसमें नहीं शामिल है। तो ऑप्शन इसका भी राइट हो जाएगा। अगला देखिए 12 नंबर क्या दिया हुआ है। 12 नंबर में कह रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं। यह कौन सी अभिक्रिया है ये बताना है। कि बेसिकली है ये उदासीनीकरण की अभिक्रिया ये कहलाती है। तो ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। अगला देखिए कौन ऑक्सीकरण नहीं है? तो बताना इसमें से कौन सा ऑक्सीकरण नहीं है, ये देख लेते हैं। तो इसमें से जो अवक्षेपण है वो क्या है? वो ऑक्सीकरण नहीं है। बाकी दहन, भोजन का पचना और श्वसन ये सब ऑक्सीकरण प्रक्रियाएं कहलाती हैं या क्रियाएं कहलाती हैं। अगला देखिए 14 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन अधातु, देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन सी अधातु विद्युत की सुचालक है? मतलब अधातु भी है लेकिन फिर भी वो विद्युत की सुचालक है। तो वो है ग्रेफाइट। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। अगला देखिए 15 नंबर में कह रहा है रबर निम्नलिखित में से किसका बहुलक है? तो किसका बहुलक है ये बताना है। तो यह है आइसोप्रेन का। तो ऑप्शन डी होगा, राइट हो जाएगा। अगला देखिए
16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण कौन सा होता है। तो उस दर्पण का हमको नाम बताना है। तो समतल और उत्तल इन दोनों प्रकार के दर्पणों में क्या बनता है, हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है। अगला देखिए 17 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ की छड़ का प्रयोग किया जाता है। तो किस प्रकार की छड़ का यूज़ करते हैं, तो ये नर्म लोहे की छड़ का यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण का पृथक्करण विधियाँ, मतलब मिश्रण को अगर पृथक करना है तो कौन कौन सी विधियाँ अपनाई जाती हैं ये बताना है इसमें। तो आइए देख लेते हैं। रवाकरण जिसको क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं ये भी सही है, आश्वान ये भी है, निस्यंदन ये भी है, ऊर्ध्वपातन ये भी है। तो बेसिकली ये जो सभी दिए हुए हैं ये सभी प्रोसेस हैं मिश्रण को पृथक करने के लिए। तो इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला देखिए 19 नंबर, इसमें कह रहा है मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का श्रवण होता है। तो कौन से हार्मोन का श्रवण होता है, तो ये देखिए एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन मतलब ये तीनों हार्मोनों का स्राव होता है। तो ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा। आइए 20 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ इसको देखिए। तो 20 नंबर देख लेते हैं इसको, यहाँ पे दिया हुआ है, हाँ देखिए ये है 20 नंबर में क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सुमेल करना है हमको, इसमें से बताना है। ये देख लेते हैं। तो एक तरफ विटामिन दिए हुए हैं और दूसरे साइड उनके प्रभाव दिए हुए हैं, तो हमें इनको आपस में सुमेलित करना है। तो आइए देख लेते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, जो टेकोफेरॉल है इससे क्या होता है, तो इससे होता है जनन क्षमता में कमी आती है। तो ऑप्शन का इसमें ए, ये थर्ड में सुमेल हो जाएगा। वहीं हम लोग देखते हैं जो दूसरा है तो वो है नेप्थोक्विनोन, इससे क्या होता है, नेफ्थीक्विनोन से क्या होता है, तो ये होता है चोट लगने पर रक्त का थक्का जमने से अधिक रक्तस्राव, इसकी वजह से इसको ये सुमेलित कर दिया जाएगा। वहीं हम लोग अगर देखते हैं थायमीन से क्या होता है, तो थायमीन से होता है बेरी। तो ऑप्शन जो इसमें सेकंड सुमेलित हो जाएगा। असाइनो जो कोबालमिन होता है उससे क्या होता है, उससे तंत्र की गड़बड़ियाँ उत्पन्न होती हैं, तो इसका ये सुमेलित हो जाएगा। तो इस प्रकार इसका जो ऑप्शन बी है वो राइट हो जाएगा। 3, 1, 2 एंड 4, तो बीच में क्या होगा, ऑप्शन इसका भी राइट हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है 21 नंबर। 21 में क्या कह रहा है, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है। तो किसके द्वारा होता है ये बताना है। तो ये होता है कूटपाद के द्वारा, ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। अगला देखिए निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का मात्रक है। तो ऊर्जा का मात्रक हमको बताना है, तो वो है जूल, तो ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा। अगला देखिए 23 नंबर। 23 में क्या दिया हुआ है, संविधान के किस भाग में सहकारी समितियों का उपबंध किया गया है। तो किस में किया गया ये बताना है। तो किया गया भाग 9 का जो खा पार्ट है उसमें सहकारी समितियों का उपबंध किया गया है। अगला देखिए 24 में कह रहा है निम्न कथनों पर विचार व्यक्त कीजिए और बताना है कौन से यहाँ पे कथन सही दिए हुए हैं। ये देखते हैं। तो उच्चतम न्यायालय 6 प्रकार की रिटें जारी करता है जबकि उच्च न्यायालय 5 प्रकार की रिटें जारी करता है। तो बताना है इसमें से कौन सा सही है। तो आइए देख लेते हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत दिया हुआ है। अगला देखिए आर्टिकल जो है 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है जबकि अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय रिट जारी करता है। तो ये स्टेटमेंट सही दिया हुआ है। तो इसमें से ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी, केवल दूसरा इसमें सही हो जाएगा। अगला देखिए 25 नंबर देख लेते हैं। 25 में कह रहा है मौलिक कर्तव्यों के संबंध में कौन से कथन सही हैं। तो हमको बताना है इसमें से कौन सा कथन सत्य है। आइए देख लेते हैं। माफ़ करिएगा, देखिए थोड़ा इसमें हो गया। हाँ देखिए यहाँ पे दिया हुआ है मौलिक कर्तव्यों के संबंध में कौन से कथन सही हैं। आइए देख लेते हैं। तो पहला इसमें कह रहा है सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। तो ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को जोड़े जाने की सुझाव दिया था। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। थर्ड कह रहा है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। तो ये स्टेटमेंट भी सही दिया हुआ है। अगला कह रहा है चौथा वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 मौलिक कर्तव्य समाहित हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, 1, 2 और 3। अगला देखिए क्वेश्चन 26 नंबर। 26 में कह रहा है 1919 के भारत शासन अधिनियम में कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं। इसको बताना है कौन सी इसमें प्रमुख विशेषताएं थी। आइए इसको देख लेते हैं। तो इसमें कह रहा है केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्तांतरण, तो ये शामिल था इसमें। प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था, तो ये भी सही था इसमें। थर्ड कह रहा है इसके तहत पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग किया गया था। तो ये भी स्टेटमेंट इसमें सही है। तो इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला देखिए 27 नंबर। आइए 27 नंबर देख लेते हैं। तो 27 में कह रहा है स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय का जिम्मा किसको सौंपा गया था।
तो इनका हमको नाम बताना है। तो ये सौंपा किसको गया था? तो ये सौंपा गया था डॉक्टर जॉन मथाई को। तो ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। अगला देखिए 28 में क्या कह रहा है। 28 क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? तो हमको बताना कौन सा इसमें शामिल नहीं है। तो देखिए जो ऑप्शन सी है अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि एवं संस्कृति का संरक्षण, तो ये क्या है? ये नीति निर्देशक सिद्धांत में शामिल नहीं है। तो ऑप्शन इसका सी राइट हो जाएगा। अगला है 29 नंबर। 29 में क्या कह रहा है? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में लागू व्यक्तिगत सिद्धांत के कारण ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किए गए राज्यों की सूची में शामिल नहीं है। तो कौन सा शामिल नहीं ये बताना है। यहाँ पे जो अवध है वो शामिल नहीं है। तो ऑप्शन इसका सी राइट हो जाएगा। अगला देखिए 30 नंबर। 30 नंबर में क्या है? सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के दौरान बाल विवाह रोकने के लिए शारदा अधिनियम कब पारित किया गया था? तो कब पारित किया गया था? तो 1930 में। तो ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा। अगला देखिए 31 नंबर। 31 में कह रहा है भारत में हुए किसान आंदोलनों में प्रथम भारतीय किसान स्कूल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इनका हमको नाम बताना है। तो ये की गई थी NG रंगा के द्वारा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। तो पूछा जा रहा है भारत में हुए किसान आंदोलनों में प्रथम भारतीय किसान स्कूल की स्थापना किसने की थी? तो NG रंगा ने की थी। अगला देखिए 32 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? इंडियन मिरर समाचार पत्र का संपादन किसके द्वारा किया जाता था? तो किसके द्वारा किया जाता है ये बताना है। तो ये देवेंद्र नाथ ठाकुर के द्वारा ये किया जाता था। तो ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। अगला देखिए 33 में कह रहा है कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान पृथक निर्वाचन पद्धति को अस्वीकार किया गया? तो कब किया गया ये? तो ये 1909 का जो लाहौर अधिनियम था इसके तहत ये किया गया था। अगला देखिए 34 में क्या कह रहा है ये देख लेते हैं। 34 कह रहा है मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया? ये कब मनाया जाता है इसको बताना है। तो 16 अगस्त 1946 को इसी दिन डायरेक्ट एक्शन डे की स्टार्ट की जाती है। किसके द्वारा? मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा। अगला देखिए 35 क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जलियांवाला बाग के संबंध में सही नहीं है? ध्यान दीजिएगा, पूछा जा रहा है सही नहीं है। आइए देख लेते हैं। तो इसमें कह रहा है जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए एक हंटर समिति की गठित की गई थी। तो ये स्टेटमेंट सही है। सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में यह सभा का आयोजन किया गया था। तो ये भी सही है। इसके उपरांत गांधी जी ने कैसर हिंद की उपाधि लौटा दी थी। ये भी सही दिया हुआ है। लास्ट कह रहा है इसके उपरांत गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रथम सफल प्रयोग किया। तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है। तो इसी का ऑप्शन डी हो जाएगा और बाकी सारे स्टेटमेंट सही दिए हुए हैं। अगला देखिए 36 में क्या कह रहा है? भारत में सर्वप्रथम चांदी सर्वप्रथम किस काल में पाई गई? तो पूछा जा रहा है ये किस काल में पाई गई? तो ये हड़प्पा काल में ही पाई गई थी। चांदी सर्वप्रथम हड़प्पा काल से ये पाई जाती थी। अगला देखिए 37 नंबर पे आ जाइए क्वेश्चन, उसको देख लेते हैं। तो 37 क्वेश्चन नंबर कह रहा है किस शासक ने शीलादित्य की उपाधि धारण की थी? तो किसने धारण की थी ये बताना है। तो ये हर्ष ने धारण की थी। तो ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। अगला देखिए कह रहा है किस संत को कृष्ण और विष्णु का अवतार माना जाता है? तो किसको माना जाता है? तो माना जाता है चैतन्य महाप्रभु को। क्या माना जाता है इनको? कृष्ण और विष्णु का अवतार इनको माना जाता है। अगला देखिए 39 नंबर। 39 में कह रहा है प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भागलपुर बिहार में किस शासक के द्वारा कराई गई थी? तो वो कराई गई थी धर्मपाल के द्वारा। ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। अगला है 40 नंबर क्वेश्चन। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से किस शासक ने महात्मा बुद्ध की सेवा में अपना राजवैद्य जीवक को भेजा था? तो ये भेजा था बिंबिसार ने। तो ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। अगला देखिए 41 में कह रहा है किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था? तो किसके काल में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। तो ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। अगला देखिए हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी ये बताना है। तो ये थी कांस्ययुगीन सभ्यता। अगला देखिए तारीख़ मुबारक शाही नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित है या किसने लिखी है उसको? तो लिखी है याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने। तो ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। अगला देखिए 44 नंबर। इसमें कह रहा है किस वायसराय का कार्यकाल सबसे लंबा रहा है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये रहे हैं लॉर्ड लिनलिथगो। क्या हुआ इनके साथ? ये वायसराय ऐसे थे जिनका कार्यकाल सबसे लंबा था। तो क्या नाम था इनका? लॉर्ड लिनलिथगो। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 45 नंबर। 45 में कह रहा है एनाटॉमी विज्ञान की एक शाखा जिसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है ये बताना है। ये किया जाता है जानवर एवं पौधों की संरचना का। किसके अंतर्गत? एनाटॉमी विज्ञान के अंतर्गत ये कार्य किया जाता है। अगला देखिए सकल राष्ट्रीय उत्पाद जिसको GNP कहते हैं में निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता? तो किसको शामिल नहीं किया जाता ये बताना है। तो इसमें निजी प्रेषण ये शामिल नहीं किया जाता। बाकी बाह्य ऋणों पर ब्याज की प्राप्ति, बाह्य अनुदान, विदेशी निवासियों की आय, ये सब शामिल किए जाते हैं। तो ऑप्शन इसमें ए राइट हो जाएगा। आइए 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, उसमें क्या दिया हुआ है। 47 में कह रहा है
बाजार में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के साधन के रूप में सरकारी बांडों की बिक्री खरीद को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। ये इकोनॉमिक्स का काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। इसको कहा जाता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। अगला देखिए 48 नंबर, केरला निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी नहीं की जा सकती या जारी नहीं की जाती? तो कौन सी है? तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट ये जारी की जाती है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ये भी जारी की जाती है, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट ये भी जारी की जाती है, लेकिन ग्लोबल जेंडर गैप ये इसके द्वारा जारी नहीं की जाती। ये किसके द्वारा जारी की जाती है? तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ये जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है जिसको WEF भी कहते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है। चलिए 49 नंबर देखते हैं। 49 में कह रहा भारतीय आयात निर्यात बैंक, जिसको क्या कहते हैं एग्जिम बैंक भी ऐसा भी लिखा जा सकता है कि एग्जिम बैंक है, उसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो वो की गई थी 1982 में। तो ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का कह रहा है वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट कौन जारी करता है? जो वर्ल्ड स्टेबिलिटी रिपोर्ट है वो कौन जारी करता है? तो वो जारी करता है IMF। वर्ल्ड कौन जारी करता है? IMF, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। तो इस प्रकार हम लोगों ने जो 50 क्वेश्चन थे इसको देख लिया। अब इसमें देखिए कुछ एडिशनल फैक्ट दिए हुए हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, आइए इसको भी देख लेते हैं। तो इसमें दिया हुआ है क्या? तो पहला इसमें कह रहा है बिम्बिसार ने किसे हराकर अंगराज्य को मगध में मिलाया था? तो ब्रह्मदत्त को हराकर क्या किया था? अंगराज्य को मगध में मिला लिया था। अगला देखिए, इसने मगध की राजधानी राजगृह को बनाया। किसने मगध की राजधानी राजगृह को बनाया था? तो बिम्बिसार ने ऐसा किया था। अगला देखिए, इसने भगवान बुद्ध की सेवा में राजवैद्य जीवक को भेजा था। और इसी की क्या होती है? इसकी हत्या इसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी थी। और अजातशत्रु को क्या कहा जाता है? कुणिक उपनाम से भी जाना जाता है। इसने लगभग 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया था। अगला देखिए, अजातशत्रु की हत्या इसके पुत्र उदयन ने की थी। तो देखिए ये पितृहंता वंश इसीलिए कहा जाता है क्योंकि एक के बाद एक जो पुत्रों द्वारा पिता की हत्या की जा रही है, इसलिए इस वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। अगला देखिए, उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी, ये बात ध्यान रखिएगा। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली स्थापित की थी। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पाटलिपुत्र से वैशाली किसने बनाई राजधानी? तो वो शिशुनाग ने। अगला देखिए, कालाशोक ने अपनी राजधानी को वैशाली से पाटलिपुत्र स्थापित की। तो ये भी ध्यान रखिएगा। अगला है कि बिम्बिसार जो है वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था, जबकि अजातशत्रु प्रारंभ से जैन का तथा बाद में जो बौद्ध धर्म का अनुयायी बन जाता है। अगला कह रहा है शिशुनाग का उत्तराधिकारी कौन था? वो कालाशोक। तो कालाशोक किसका उत्तराधिकारी था? तो वो शिशुनाग का। अगला देखिए, शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन था? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नंदिवर्धन जो था वो शिशुनाग वंश का अंतिम राजा था। अगला देखिए, नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो महापद्मनंद था। और नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो वो घनानंद था। और चंद्रगुप्त मौर्य ने ही घनानंद को पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस सेट को कवर कर लिया। अब हम लोग इसके अगले के सेट को हम अगले वीडियो में तय करने वाले हैं।